जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे। यानी दोस्तों आज चैप्टर नंबर कौन सा होगा? 7वां चैप्टर है, यानी चैप्टर 7वें का दोस्तों लेक्चर नंबर कौन सा है? आज पहला है चैप्टर 7th का लेक्चर नंबर दोस्तों कौन सा है? पहला। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आपका लेक्चर नंबर जो पहले में ही आपका जो चैप्टर 7th है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका सिलेबस जितना है उसको हम कंप्लीट करवा देंगे और जितने भी क्वेश्चन, जितने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो सारी क्वेश्चन हम करवा देंगे। आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आपके एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आप ईमानदारी के साथ से वीडियो देखते रहिए। कहीं पे यदि कोई दिक्कत हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके दोस्तों बता सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 7 है क्या, उसका नाम भी लिख लेते हैं। ठीक है, रेखीय समीकरण, रेखीय समीकरण। और ये दोस्तों ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से दोस्तों आपके कम से कम 2 से 4 नंबर फिक्स है। 2 नंबर का तो क्वेश्चन एक फिक्स है। इस चैप्टर से 2 नंबर का एक प्रश्न फिक्स है। एक चर में और ज़्यादा का मिल जाए, 2 से 4 मिल जाए तो अच्छी बात है। रेखीय समीकरण एक चर में का हल एवं इस पर आधारित प्रश्न। ये चैप्टर नंबर 7 है दोस्तों, जिसका नाम है, आप देख लिया, रेखीय समीकरण एक चर में का हल एवं इस पर आधारित प्रश्न। दोस्तों ठीक है, चैप्टर नंबर 7 आज ही स्टार्ट होगा और आज ही समाप्त हो जाएगा। इसमें सीखना है क्या, एक रेखीय समीकरण क्या होता है वो भी सीखना है। किसमें? एक चर में रेखीय समीकरण क्या होता है, उससे संबंधित आपको प्रश्न लगाने हैं और उससे संबंधित आपको क्या सीखना है कि रेखीय समीकरण है क्या। पहले इसके बारे में बताएंगे रेखीय समीकरण है क्या, फिर उससे संबंधित प्रश्न जो आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। जैसे आयु संबंधित प्रश्न होते हैं, आयु संबंधित प्रश्न, इसमें यहाँ से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 नंबर का तो पूछा जाता है। और जब हर साल पूछा जाता है, जब भी एग्जाम होता है डीएलएड का सेकेंड सेमेस्टर का, तो यहाँ से क्वेश्चन बनना ही निश्चित इस चैप्टर से 2 नंबर का, और यहाँ से 2 से 4 नंबर तक के आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस चैप्टर को बड़ी ही गंभीरता, बड़ी ईमानदारी के साथ सीखिएगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को सबसे पहले दोस्तों प्राप्त हो सके। दोस्तों तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, अपने उद्देश्य में ईमानदारी से लगे रहना ही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। क्या? अपने उद्देश्य में ईमानदारी से लगे रहना ही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। मतलब अपना उद्देश्य, जो आपने उद्देश्य अपना बनाया, जो लक्ष्य बनाया, जो गोल बनाया, उसमें ईमानदारी शब्द भले ही आपको इतना छोटा सा नजर आ रहा है, लेकिन इसका मतलब बहुत बृहत है, बहुत बड़ा है। पूरी जिंदगी निकल जाती है ईमानदारी शब्द को यदि ईमानदारी से आपको उसको निभाएं। ठीक है, तो यदि आप किसी भी कार्य को, अपने उद्देश्य या कोई भी कार्य है उसमें ईमानदार हैं तो गलती होने की कोई संभावना है ही नहीं, क्योंकि ईमानदारी में गलतियां नहीं होती। ईमानदारी में आप लक्ष्य से नहीं भटकते हैं और लक्ष्य को 100% प्राप्त करते हैं, लेकिन ईमानदारी होना चाहिए। जैसे आप डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम देने आ रहे हैं तो आपके में ईमानदारी होनी चाहिए कि हमको सीखना ही है तो सीखना है। हमको हमारे सिलेबस में 13 चैप्टर हैं, हम 13 चैप्टर सीख के जाएंगे। ईमानदारी दिखाइए कि 13 के 13 चैप्टर हम सीख के जाएंगे, और जब आप ईमानदारी के साथ 13 के 13 चैप्टर सीख के जाएंगे तो पेपर क्या बाहर से आ जाएगा। और जो क्वेश्चन बाहर से पूछे भी जाते हैं जिस टाइप के, वो हम आपको सारे करा रहे हैं। यदि आपने सारे लेक्चर देखे हैं तो कोई सवाल ही नहीं बनता है कि आपका क्वेश्चन बाहर से आए। आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो सॉल्व ना हो, सारे के सारे क्वेश्चन करके आ जाएंगे।
इसलिए ईमानदारी बहुत जरूरी, किसी भी कार्य को करने के लिए ईमानदारी बहुत जरूरी है। और जब ईमानदारी होगी तो क्या होगा, आप उसके प्रति क्या होंगे, संघर्षशील हो जाएंगे, कर्तव्यवान हो जाएंगे, निष्ठावान हो जाएंगे उस कार्य के प्रति। और जहां पे ईमानदारी है वहां पे सारे गुण आ जाते हैं, फिर भटकने की जरूरत नहीं, आपको रास्ता नहीं भटकेगा, आप सदैव सद्मार्ग पर चलेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और जो अपना लक्ष्य, गोल और उद्देश्य बनाया है, आप इस समय बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम दे रहे हैं, जिन भाई बंधुओं का बैक पेपर लगा है 100% क्लियर होगा। सिर्फ आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, जितने दिन बचे हैं, कितने, बहुत कम दिन बचे ना, 16 तारीख को तो आपका एग्जाम ही, उसके पहले हम क्या आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। 2-2 चैप्टर इसलिए आप लोगों को हम सिखाने लगे जिससे आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो सके। और यदि आप लोग चाहेंगे, यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आपको 3 मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे। कितने भाई बंधु चाहते हैं कि मॉडल पेपर प्रोवाइड किया जाए, तो कमेंट करके आप जरूर बताइए। यदि आप मॉडल पेपर चाहते हैं दोस्तों कि आपको 3 मॉडल पेपर कराए जाए जो आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो, जहां से आपके क्वेश्चन के फंसने की संभावना पूरी रहती है दोस्तों। तो यदि आप चाहते हैं कि मॉडल पेपर यहां से प्रोवाइड किया जाए तो आप दोस्तों कमेंट करके बताइए कौन कौन हमारे भाई बंधु मॉडल पेपर चाहते हैं कि मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड किया जाए। यदि आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो जरूर मॉडल पेपर यहां से हम पूरा प्रयास करेंगे। आप अपने भाइयों के लिए हम पूरा लगातार प्रयास करें जिससे हमारे भाई बंधु सफल हो सके दोस्तों, ठीक है। तो इसी जोश तथा इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, आपसे कहा रेखीय समीकरण एक चर में का हल करना और इस पर आधारित प्रश्न लगाने। जैसे हमने कहा आयु से संबंधित प्रश्न लगाने हैं, ठीक है। पहले सबसे समझते हैं कि रेखीय समीकरण होता है। पहले ये तो आप जानिए कि रेखीय समीकरण क्या, जो चैप्टर सीखने जाने उसका मतलब तो समझिए। तो रेखीय समीकरण क्या है, रेखीय समीकरण को सीखने से पहले भैया आप जान लीजिए कि चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चर राशियां वो होती है जैसे एक्स, वाई, जेड, जिनको हम मानते हैं। जैसे मान लेते हैं, माना मीरा की वर्तमान आयु एक्स है, ऐसे मानते हैं कि जिनको माना जाता है, जिनकी वैल्यू निकाली जाती, वो हमारी चर राशियां होती हैं। और अचर राशियां क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 या एबीसी भी एक कांस्टेंट में आता है, यानी 1 2 3 4 5 जो नंबर होते हैं वो हमारी अचर राशियां होती हैं, जो कांस्टेंट होते हैं वो हमारी अचर राशियां होती हैं। और चर राशियां दोस्तों क्या है, हमारी एक्स, वाई, जेड जो है हमारी ये चर राशियां होती हैं। तो किसी समीकरण में देखिए, रेखीय समीकरण किसे कहते हैं, किसी समीकरण में यदि अधिकतम घात 1 है, चर मतलब क्या, रेखीय समीकरण मतलब एक चर में, तो एक चर में रेखीय समीकरण का मतलब क्या होता है, एक चर में सीखना है। यानी कि रेखीय समीकरण किसे कहते हैं, यदि किसी समीकरण में चर हमने किसको होता है, एक्स वाई जेड की अधिकतम घात 1 हो तो वह समीकरण हमारा रेखीय समीकरण कहलाता है। यदि किसी समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 हो तो वह समीकरण दोस्तों हमारा रेखीय समीकरण कहलाता है। जैसे लिखा हो 3x + 5 = 2, 3x + 5 = 2। तो देखिए मैं x की अधिकतम पावर कितनी, 1 ही तो है भाई, यहाँ कोई नंबर नहीं लगा होता तो यहाँ 1 मानते कि नहीं, तो x की अधिकतम पावर 1 है तो हमारा रेखीय समीकरण होगा। जैसे लिखा हो 7x - 3 = 5, 7x - 3 = 5। तो देखिए x की अधिकतम घात 1 है। या लिखा हो 2 = 28 - 11, 28 - 7x, ऐसे लिखा हो। तो देखिए x की अधिकतम घात पूरे इक्वेशन में देखिए, यदि x की अधिकतम घात दोस्तों 1 है, x कहने का मतलब चर की, यदि पूरे इक्वेशन में यदि दी गई, लिखना चाहो डिफिनेशन तो आप लिख सकते हैं कि रेखीय समीकरण किसे कहते हैं, यदि दी गई समीकरण में x की अधिकतम घात, x कहने का मतलब चर की अधिकतम है, यदि दी गई समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 होती है तो दिया गया समीकरण हमारा रेखीय समीकरण कहलाता है। आप लिखना चाहते हैं तो डिफिनेशन लिखिए, एक बार हम पुनः रिपीट कर रहे हैं। यदि दी गई समीकरण में या दिया गया समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 होती है तो दिया गया समीकरण दोस्तों हमारा क्या कहलाता है, रेखीय समीकरण कहलाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन के माध्यम से और समझाते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन कह रहा है, ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन दोस्तों पूछ लेता है आपसे कभी कभार, कह रहा है कि निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 है पहला आपका, ठीक है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। रेखीय समीकरण सीख गए, किसे कहते हैं जान गए। फिर एक चर में मतलब एक जिसमें एक ही चर हो, जैसे हमने बताया अभी x है, एक ही चर हो में अब एक रेखीय समीकरण आप सीख गए, आपका का हल करना है, रेखीय समीकरण को हल करना और इस पर आधारित कुछ प्रश्न लगाने हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन पहला है, निम्नलिखित में प्रश्न की स्टार्ट कर रहे हैं, निम्नलिखित में
रेखीय समीकरण नहीं है, रेखीय समीकरण नहीं है। ऐसा ऑब्जेक्टिव बहुत आता है दोस्तों, नहीं वाले पे विशेष ध्यान दीजिएगा। नहीं है, नहीं है, पहला ऑप्शन भैया आपसे कहा है, ध्यान से देखिए। और दूसरा ऑप्शन क्या है, फिर तीसरा और चौथा। आपसे भैया पहला कहा गया है, ऑप्शन कह रहा है x + 28 = 27, ठीक है। आपसे अगला ऑप्शन कहा है 3x - 5 = 2x + 8। अगला ऑप्शन कैसे कहा है 2x² + 3x - 5। और अंतिम ऑप्शन है x/5 = 6। 4 ऑप्शन दे रखे हैं x/5/6। इसमें पूछा निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण का है। दोस्तों पूरा क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। से आपने पढ़िया निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण, फटाक से देखा, पहला ही ऑप्शन देखा, टिक करके चले हैं। इसीलिए पूरा क्वेश्चन को पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। और जैसे आप, क्योंकि जब नहीं छूट गया और पहला ऑप्शन पूछा निम्नलिखित में रेखीय समीकरण, आपने पढ़ लिया, फटाक से पहला ही ऑप्शन दे रखा, लगा लेंगे, है रे। इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी। नहीं को तुरंत अंडरलाइन कर लिया करो, जिससे आसानी हो आपको। क्या जब अंडरलाइन करोगे दिमाग में बन जाएगा, अच्छा नहीं शब्द है, यानी कि ध्यान से उसको पढ़ना। आप पूछा निम्नलिखित रेखीय समीकरण नहीं है, तो सबसे पहले पता करो कौन सा रेखीय समीकरण है। यानी कि नहीं है, यानी कि उसमें तो 3 समीकरण ऐसे होंगे जो रेखीय समीकरण दे रखे होंगे, और 1 समीकरण ऐसा होगा जो रेखीय समीकरण नहीं है। और आप जानते हैं रेखीय समीकरण किसे कहते हैं, दिया गए समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 हो। यहाँ सारे x हैं, चर क्या, यहाँ पे x यूज हुआ, यानी कि x की यदि अधिकतम घात 1 है तो दिया गया समीकरण कैसा होगा दोस्तों, रेखीय समीकरण। देखिए यहाँ पे क्या, इस इक्वेशन में यहाँ x की अधिकतम घात 1, कहीं और दूसरी जगह x है नहीं है। इस इक्वेशन में देखिए यहाँ x की अधिकतम घात 1 है, यहाँ भी x की अधिकतम घात 1 है। यदि इसको सॉल्व करेंगे, यदि इसको सॉल्व करना चाहे तो 2x को इधर उठा लोगे तो 3x हो जाएगा, माइनस का 2x बराबर कितना 8, और इधर को उसको उधर उठा के ले जाएंगे तो 5। अभी ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर कितना 13 आ गया। देखिए ये क्वेश्चन बनी जाके, यहाँ देखो x की अधिकतम घात 1 है, यानी कि दिया गया समीकरण कैसा हमारा, चर है। अभी ऐसा क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक, शॉर्टकट में हमने बता दिया। इसको नहीं समझ पाए भाई, चलो हम सही से बता दें। 3x - 5 = 2x + 8। ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा, कोस सरल कीजिए या में x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी अलग से पूछा था, में x का मान ज्ञात कीजिए 1 नंबर में। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले 3 है, देखो जो चर वाले हैं उनको चर के साथ रखेंगे, और जो अचर वाले हैं उनको अचर के साथ रखेंगे। यहाँ चर कौन कौन सा, 3x है और 2x है, तो एक जैसे हैं तो उनको एक साथ में रखेंगे। और ये क्या है, ये 5 और 8 ये अचर राशि है, तो उनको उधर भेज दीजिए, दूसरा अपने साइड में, एक साइड में रखिए। तो 3x को अपने स्थान पे रखेंगे, बराबर से 2x को उधर उठा के लाएंगे, तो यहाँ प्लस है और बराबर के इधर आ जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। अब 8 अपने स्थान पे रखिए, 5 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस का था कि नहीं, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यही तो हुआ। तो 3x और -2x में से x बचा जाके, और 8 5 13 होता है। ये ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व की जाती है। यानी कि ये भी हमारी चर राशि है, ये भी कैसी चर राशि, ये भी चर हो गया, ये भी चर हो गया। अब इसको देख लीजिए लास्ट वाला, x/5 = 6, यानी कि x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसकी, तो यानी कि x बराबर कितना 30, जिसको कैंची उड़ा हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं, x बराबर 30, यानी कि ये भी x की अधिकतम घात कितनी 1, ये भी चर राशि हो गई। तो 2x² प्लस का 3x - 5, यहाँ देखिए x की अधिकतम घात दोस्तों कितनी 2, ये 2 लिखा दोस्तों, x की अधिकतम घात कितनी यहाँ पे 2, यानी कि ये 2 घात का समीकरण होगा। कितने घात का समीकरण होगा, 2 घात का समीकरण होगा। और आपसे पूछा था रेखीय समीकरण, और रेखीय समीकरण में x की अधिकतम घात कितनी होती है 1, यानी कि ये हमारा रेखीय समीकरण नहीं है। और पूछा था नहीं है, यानी कि यही वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि बाकी ये वाले सब कैसे होंगे, गलत होंगे। आप समझ पाए, अब समझ पाए। नहीं पूछा था निम्नलिखित रेखीय समीकरण कौन सा है, नहीं है, तो यानी x की अधिकतम घात 2 थी, यही रेखीय समीकरण नहीं, बाकी ये सब कैसे है, रेखीय समीकरण का उदाहरण है। आप समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न। अब देखिए कुछ प्रश्न कह रहा है आपसे, बहुत अच्छे प्रश्न दोस्तों लेके आए हैं। आपसे कहा है 5 पुस्तकों का मूल्य, ध्यान समझिए क्वेश्चन नंबर 2, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है, 14 रुपये कम है। तो दोस्तों आपसे आगे कहा गया है
एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे प्रश्न भैया खूब पूछे जाते हैं और ऐसा प्रश्न 1 नंबर में आपके एग्जाम में खूब आता है अत लघुत्तरी में। ठीक है, आपसे क्या कहा, सबसे पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपए कम है। तो कह रहा है एक पुस्तक का भैया मूल्य ज्ञात कीजिए। जो ज्ञात करने के लिए कहा है उसको सबसे पहले मान लीजिए, हमको पता नहीं तो उसको मान लेते हैं। तो माना दोस्तों, माना एक पुस्तक का मूल्य बराबर दोस्तों, मूल्य बराबर 1 रुपये। 1 रुपये मान लो, एक्स मान लो दोस्तों। एक पुस्तक का मूल्य बराबर x रुपये है। क्या मान लिया, माना एक पुस्तक का मूल्य बराबर x रुपये है। तो दोस्तों आपसे कहा 5 पुस्तकों का मूल्य, तो प्रश्नानुसार दोस्तों क्या कह रहा है, ध्यान समझिए। प्रश्नानुसार या लिखना चाहिए, जैसे आपसे पूछा 5 पुस्तकों का मूल्य दोस्तों, तो एक पुस्तक का मूल्य दोस्तों x रुपये है, तो 5 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा 5 इंटू एक पुस्तक का मूल्य x रुपये है और आपसे 5 पुस्तकों का मूल्य पूछा है, तो 5 की मल्टीप्लाई x से करेंगे कि नहीं, तो 5 इंटू एक्स बराबर 5x हो जाएगा कि नहीं। कोई समस्या नहीं समझे। जैसे आपसे कहा एक पुस्तक का मूल्य 20 रुपये है, तो आपसे पूछे 5 पुस्तकों का मूल्य क्या बताएंगे, तो 5 गुणे 20 ही तो करते हैं, तभी तो 100 पता चलता है। एक पुस्तक का मूल्य 20 रुपये है, तो 5 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा, तो 5 गुणे 20 करेंगे तभी तो 100 आएगा। ऐसे तो निकालते हैं। यहाँ इसी प्रकार कहा क्या, 5 पुस्तकों का मूल्य कितना, 5 पुस्तकों का मूल्य पूछा है, तो हमको पता है एक पुस्तक का हमने मूल्य मान लिया x रुपये है, तो 5 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, तो 5x हो गया। फिर आपसे कहा है 7 पुस्तकों का मूल्य, तो 7 पुस्तकों का मूल्य दोस्तों, एक पुस्तक का मूल्य x रुपये, तो 7 पुस्तक का मूल्य कितना 7x हो जाएगा। यहां तक कुछ समस्या। कहा 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है। कौन कम है, 5 पुस्तकों का जो मूल्य है 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 कम है। तो ये 14 कम है, 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 कम है। यदि हम इसको इन दोनों इक्वेशनों को बराबर करना चाहते हैं, तो यदि हम इसमें 14 जोड़ दें, कोई समस्या, इसमें यदि हम 14 जोड़ दें कोई समस्या। इसने कहा है कि 5 पुस्तकों का जो मूल्य है दोस्तों 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है। 14 रुपये कम है, कौन सा, 5 पुस्तकों का मूल्य। तो जब 14 रुपये कम हम बीच में लगाना चाहते हैं बराबर, तो बराबर का मतलब कितना है, जो 7 पुस्तकों का मूल्य हो वही उधर जो LHS में मान आना चाहिए वही RHS में आना चाहिए। यही तो बराबर का मतलब होता है। तो यहाँ पे 14 कम है ना, तो यदि हम इक्वेशन को बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ प्लस का साइन लगा के 14 जोड़ दें। नहीं समझे, जैसे ध्यान समझिए। हमने कहा, ध्यान से समझना भैया, एक जैसे आपसे कहा, हमने कहा 5 पुस्तकों का मूल्य भैया हम मान लेते हैं 10 रुपये। 5 पुस्तकों का मूल्य कितना है 10 रुपये, ध्यान समझिए। और मान लेते हैं हमारे पास 7 पुस्तकों का मूल्य दोस्तों हमारे पास है 14 रुपये। 5 पुस्तकों का मूल्य आपसे कहा 10 रुपये है और 7 पुस्तकों का मूल्य दोस्तों 14 रुपये से 4 कम है। ध्यान समझिए, हम क्वेश्चन बात समझिए। कहा है कि 5 पुस्तकों का मूल्य जो 10 रुपये है वो 7 पुस्तकों का मूल्य, टोटल 7 पुस्तकों का मूल्य 14 रुपये से 4 कम है, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 4 कम, तो 4 कम ये हुआ। तो यदि हम इनके बीच बराबर लगाना चाहते हैं तो यहाँ जोड़ेंगे ही, तो तब तो 14 बराबर 14 होगा। आप समझ पाए इस क्वेश्चन को, बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए एक घात का समीकरण बना कि नहीं, एक चर का समीकरण है कि नहीं, उसी से संबंधित प्रश्न है। अब हमने कहा समान घात वाले को एक साथ रखिए, चर वालों को साथ में और चर वालों को साथ में। देखिए यहाँ 5x, यहाँ कितना है 7x, तो इनको साथ में चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए दोस्तों 14 को उधर ही रखिए, बराबर कितना 7x ले लिए अपने स्थान पे, और 5x को बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का कितना 5x, यानी कि 14 बराबर कितना हो जाएगा 2x। आपको पता है, हम पिछली क्लासों में बता चुके हैं, जो चीज गुणे में होती है दोस्तों कहाँ जाती है, बटे में जाती है। तो यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 14 बटे कितना हो जाएगा 2। जो चीज गुणे में होती है दोस्तों बटे में जाती है। अब इसको काट लीजिए, 2 एकम 2 और 2 सती 14, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 7। यानी कहने का मतलब आपसे पूछा था एक पुस्तक का मूल्य कितना x रुपये माना था, अतः
आंसर क्या आता है, एक पुस्तक का मूल्य, एक पुस्तक का मूल्य बराबर दोस्तों कितना हो गया, मूल्य बराबर 7 रुपये। यही आंसर हो गया। कितना आसान है कि नहीं, कितना आसान है कि नहीं आसान है दोस्तों। और आंसर भी चेक कर सकते हैं कैसे, जैसे 7x प्लस 14 बराबर कितना 7x है, 5x प्लस 14 बराबर 7x है, तो x के स्थान पे यहाँ पे वैल्यू रखिए तो 5 और x कितना आपका देखिए दोनों एक पक्ष बराबर आ रहे हैं तो ये वैल्यू सही होगी। x बराबर 7 है तो x के स्थान पे 7 रख दीजिए प्लस 14 बराबर कितना 7 गुणे x के स्थान पे 7, तो 7 पचे 35 हो गए जाके और प्लस कितना 14 और इधर 7 7 49 होगा। देखिए ये भी 49 आ रहा, 35 14 49 ही तो होता है, 49 बराबर 49 आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी कि दिया गया हमारा समीकरण सही, जो आंसर आया सही है। आंसर ऐसे प्रश्नों के आंसर भी हम चेक कर सकते हैं। यदि आंसर गलत आ रहा होगा तो दोनों पक्ष बराबर नहीं आएंगे। है आसान भी है, मतलब क्वेश्चन भी लगाए उत्तर भी लगाए उसका आंसर भी चेक कर लीजिए और फटाक से गड़बड़ हो दोबारा चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों। आज बहुत अच्छे प्रश्न लेके आए और यहाँ सिर्फ निश्चित है, विश्वास कीजिए कि यहाँ या आप प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न पत्र उठा के देखिए, यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 3 आपसे कहा है, कह रहा है एक गांव के निवासियों ने अपने गांव में, एक गांव के साथ में प्रश्न नोट कर लीजिए, साथ में प्रश्न नोट कर लीजिए, एक गांव के निवासियों ने अपने गांव में 102 पौधे लगाए, 102 पौधे लगाए। इनमें से कुछ आम के तथा कुछ अमरूद के पौधे थे, इनमें से कुछ आम के तथा कुछ अमरूद के पौधे थे। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा अमरूद के पौधों की संख्या, अमरूद के पौधों की संख्या अमरूद के पौधों की संख्या आम के पौधों की संख्या से 3 गुने से 2 अधिक है। आम के पौधों की संख्या से 3 गुने से 2 अधिक है, अधिक थे, 2 अधिक हैं, 2 अधिक हैं। तो आम तथा अमरूद के पौधों की संख्या अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो आम तथा अमरूद के पौधों की संख्या अलग अलग ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, प्रश्न बड़ा भारी भरकम लग रहा है कि 6 लाइनों का हो गया लगभग है, लेकिन इसका उत्तर बड़ा आसान, बहुत आसान भाषा में देखिए ध्यान से। आपसे कहा एक गांव के निवासियों ने अपने गांव में 102 कितने टोटल लगाए, 102 पौधे, 102 पौधे कुल लगाए। ठीक है, मतलब इसी में आम के भी पौधे शामिल है और इसी में अमरूद के पौधे शामिल, इसलिए कहा इनमें से कुछ आम के थे कुछ अमरूद के पौधे थे, इसी में आम के भी शामिल थे और अमरूद के पौधे शामिल थे। तो अमरूद के पौधों की संख्या आम के पौधों की संख्या से 3 गुने से 2 अधिक थी, 2 अधिक थी। ठीक है, 2 अधिक थी। तो आम तथा अमरूद के पौधों की संख्या अलग अलग बताई। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना आम के पौधों की संख्या, ऐसे प्रश्न मान के दोस्तों लगाएंगे, पौधों की संख्या बराबर दोस्तों x मान लेते हैं।
आम के पौधों की संख्या कितनी मान ली, x मान लेते हैं। फिर कहा है अमरूद के पौधों की संख्या, अब ध्यान से तो अमरूद के पौधों की संख्या क्या होगी, अमरूद के पौधों की संख्या, पौधों की संख्या ध्यान से देखिए, अमरूद के पौधों की संख्या ध्यान से, तो अमरूद के पौधों की संख्या कहा है, अमरूद के पौधों की संख्या आम के पौधों की संख्या से, तो दोस्तों आम के पौधे कितने, x, संख्या से 3 गुने, यानी कि 3 गुने से 2 अधिक है, यही तो कहा है अमरूद के पौधों की संख्या आम के पौधे, तो दोस्तों आम के पौधे x है, आम के पौधों की संख्या से 3 गुने, तो आम के पौधे x से इसका 3 गुने से 2 अधिक थी, ऐसे तो बनाएंगे। तो अब ठीक है, अधिक थी, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्नानुसार कहने का था कि प्रश्न हमारा कह क्या रहा है। देखिए प्रश्न कह रहा है एक गांव में के निवासियों ने अपने गांव में 102 पौधे लगाए, 100 कुल पौधे कितने लगाए थे, 102, यानी कि उसी में आम के पौधे थे, उसी में अमरूद के पौधे थे। आम के पौधे दोस्तों हमको पता है x है, और अमरूद के पौधे कितना है, 3x + 2 है, तो यानी कितना हो जाएगा, कुल पौधे कितना, x + 3x + 2, यही तो है। आम के पौधों की संख्या x है और अमरूद के पौधों की संख्या कितनी, 3x + 2, और ये दोनों के पौधों की संख्या दे रखी कितनी, 102, दोनों की पौधों की संख्या कितनी, दोनों कुल पौधे 102 थे, और हमको आम के पौधों की संख्या पता चलेगी x है, अमरूद के पौधों की संख्या इतनी, दोनों को जोड़ लिया, कुल के बराबर हो गया। जैसे हम कह लें कुल पौधों के, यदि मान लेते कुल पौधे हमारे पास 50 थे, आम के पौधे 30 थे, तो अमरूद के पौधे कितने, 20 थे, तो 30 + 20 जोड़ोगे तभी तो 102 लिखो, 50 लिखोगे, इसी प्रकार इसको सॉल्व कर लीजिए। अब तो हो गए बस, अब x + 3x कितना, 4x हो गया दोस्तों, +2 बराबर 102 हो गया। अब आपको पता है एक समान वाले अचर वाले को अचर के साथ रखेंगे, तो यहाँ पे क्या, यहाँ एक चर है एक अचर है, तो अचर वाले को चर के साथ लीजिए, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 102 - 2, यानी कि 4x बराबर कितना हो गया दोस्तों, 100 हो गया, 102 में से 2 जाएगा, 100 ही बचेगा, यानी कि x बराबर कितना, जो चीज़ गुणे में होती है दोस्तों कहाँ जाती है, बटे में, यानी कि 100 बटे कितना हो गया, 4। अब 4 के पहाड़े से काट लीजिए, 4 × 4 दोस्तों, और 4 दूनी 8, और 2 बचा 20 हो गया, 4 पंचे 4 दूनी 8 हो गया, 2 बचा 20 हो गया, और 4 पंचे 20, 25 आया जाके, यानी कि आम के पौधों की संख्या दोस्तों कितनी, 25 पूछा था दोनों, तो आम तथा अमरूद के पौधों की संख्या अलग अलग बताइए, तो आंसर यहाँ लिख दे रहे हैं दोस्तों, अतः आम के पौधों की संख्या, आम के पौधों की संख्या दोस्तों, क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए दोस्तों, अंतिम समय में आपकी हम मदद कर रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, हमारा हौसला बढ़ाइए, तो आपको अच्छे से अच्छे मैटर और देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आम के पौधों की संख्या कितनी हो गई, x बराबर यहाँ से 25 आया था, x बराबर कितना आया था, 25, यानी कितना हो गया, आम के पौधों की संख्या बराबर 25 हो गई। अब आपसे इसी में अमरूद के पौधों की संख्या कितनी होगी, अमरूद के पौधों की संख्या बराबर दोस्तों कितना, देखिए कितना है, 3x + 2 था, और x बराबर दोस्तों हमारा कितना है 3, और x बराबर हमारा कितना आया था, ये x था, आम के पौधों की संख्या x था, x बराबर कितना था 25, तो यहाँ दोस्तों 25 हो गया जाके, ठीक है, और यहाँ x बराबर कितना हो गया 25 और गुणे +2, तो 25 थी 75, और कितना 75 + 2 यानी कितना 77, यानी कि अमरूद के पौधे की संख्या 77 थी, और आम के पौधों की संख्या थी कितनी 25, जोड़ लीजिए, देखिए 77 + 25 के आंसर भी चेक कर सकते हैं, 77 + 25, देखिए 7 5 12 के 2, और 7 दोनों 1 10, 102 आ गया, 102 ही तो था। मतलब ऐसे क्वेश्चनों सबसे अच्छा तरीका ये है, सबसे बढ़िया है कि ऐसे क्वेश्चनों का हमको आंसर तो निकालते ही, और उसका आंसर भी उसी क्वेश्चन में दे रखा हो, आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। ये है रेखीय समीकरण, देखिए सब में एक ही घात का समीकरण बनना है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, तो आपने क्वेश्चन तो नोट कर लिया, बस साथ ही में नोट किया था, इसको तब तक लगाइए, तब तक हम अगला प्रश्न लिख रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या कह रहा है, इसके बाद प्रश्न संख्या 4 लगा लीजिए, उसके बाद आयु की ओर चलते हैं, आयु वाले प्रश्न कराते हैं दोस्तों, ठीक है। आयु से एक निश्चित प्रश्न पूछा ही जाएगा। आपसे कहा दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज के, एक समद्विबाहु है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण
के शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना है। प्रत्येक आधार कोण का दो गुना है, दुगना है। प्रत्येक आधार कोण का दोस्तों दुगना है। तो आपसे कह रहा है इस त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो इस त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तीनों कोण ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों फटाफट इसको रब करें दोस्तों, जम के दोस्तों से करते रहे, ठीक है। चलिए बात करते हैं। देखिए कहा एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना है। तो पहले समद्विबाहु किसे कहते हैं दोस्तों? समबाहु नहीं, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा होता है जिसके भैया क्या होती हैं? दो भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी और सी। ये भुजा इसके बराबर, तभी तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु कहने का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इसकी दो भुजाएं दोस्तों बराबर होगी, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब कहा है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण, यानी कि शीर्ष कोण दोस्तों कौन सा? ये वाला। आपसे कहा समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण दोस्तों, तो आधार कोण कौन सा? ये। शीर्ष कोण को दोस्तों हम x मान लेते हैं। कहा समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना है। समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना है। तो आधार कोण भाई दोस्तों हम यदि x मान लें तो शीर्ष कोण दोस्तों कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा कि नहीं? तो ये भी x हो जाएगा। नहीं समझे? बात समझ में नहीं है। आपने कहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण, यानी कि शीर्ष कोण कौन सा है? ये कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना। तो आधार कोण यदि हम x मान लें तो इसका दुगना क्या होगा? 2x ही तो होगा, ठीक है। तो तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए, माना आधार कोण, माना प्रत्येक आधार कोण बराबर x, माना प्रत्येक आधार कोण बराबर दोस्तों कितना हो गया? x हो गया। माना प्रत्येक आधार कोण बराबर कितना? x हो गया। तो आधार कोण कितने? दो ही तो बनेंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया। वो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। होता है कि नहीं? तो आप पहले से जानते लिखोगे चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। एक बात आपको लिखवा रहे हैं कि 180 डिग्री होता है। अब दोस्तों आपको पता तीनों कोण तो आपको पता है। देखिए ये x है, ये x है, ये कितना 2x है। तो कितना x प्लस 2x। भाई देखिए कोण b कितना x है और कोण a बराबर कितना x और कोण b बराबर कितना? ये कितना? अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं क्या? कोण a प्लस कोण b और प्लस कोण c बराबर कितना? 180 डिग्री, ठीक है। कोण ए मतलब कोण ये होगा, इसको बोलते कोण ए होगा, कोण बी होगा, कोण सी होगा। अब कोण ए कितना 2x है और बी कितना x है और सी कितना x है, बराबर 180, ठीक है। तो 2x प्लस x 3x प्लस x 4x, यानी कि 4x बराबर दोस्तों कितना? 180 हो गया। अब आपको पता जो चीज गुणे में होती है वो बट्टे में जाती है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 180/4। देखिए ये भी रेखीय समीकरण बना जाएगा कि नहीं? एक ही घात की x से अधिकतम पावर है। जितने भी प्रश्न लगवा रहे हैं सब रेखीय समीकरण पर ही लगवा रहे हैं दोस्तों। अब 4 के पारा से देखिए 4 एकम 4 18 था, 4 चक्कू 16 हो गया दोस्तों, और 2 बचा 20 होगा, 4 पंचे 20, 45 आया जाके। x बराबर कितना? 45 आया जाके, यानी कि x बराबर 45। इस त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। अतः त्रिभुज के तीनों कोण बराबर, अतः त्रिभुज के तीनों कोण बराबर दोस्तों देखिए ध्यान से। कौन सा? पहला कितना? 2x है, ये 2x है, तो 2 और ये x बराबर 45, तो 2x 2 गुणे 45 कितना हो जाएगा? 45 दूना 90 हो जाएगा, 90 डिग्री। दूसरा कितना? x था तो 45 डिग्री, या लिखना चाहो कोण a बराबर, अतः तीनों को कोण a बराबर कितना? 90 डिग्री होगा दोस्तों। हाँ, और कोण b का कितना हो जाएगा? कोण b का कितना हो गया? कोण b बराबर 45 डिग्री, और कोण c बराबर कितना हो जाएगा?
ये भी 45 डिग्री, क्योंकि दोनों x था। ठीक है, अब बात समझ पाए कि नहीं? ये चीज यहां तक क्लियर हो गई? कोई समस्या? ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों। तो प्रश्न संख्या ये हो गया। अब ये मत कहना यहाँ 90 डिग्री आया है, त्रिभुज अब समद्विबाहु पूछा तो हमने दो भुजाएं बराबर मान लिया, तो वो 90 होगा। आप वैसे भी बना सकते हैं समकोण त्रिभुज, हमको पहले से थोड़ा पता था कि 90 आएगा ना, ये तो हमको ज्ञात करना था, तो समद्विबाहु हम दो भुजाएं दिखा दिए बराबर, ऐसे लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 की ओर। ध्यान से देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या कह रही है। आपसे कहा है, अब आयु की ओर चलते हैं दोस्तों। राम की आयु, राम की उम्र, राम की उम्र आपसे कहा है श्याम से 5 वर्ष अधिक है। श्याम से, ये 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, इसके बाद आयु पे 2 नंबर के प्रश्न पे चलेंगे। ठीक है, राम की उम्र श्याम की उम्र से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष दोस्तों अधिक है। तो कह रहा है यदि राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष हो, यदि राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष हो, यदि राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष हो, तो श्याम की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो श्याम की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, जितना बड़ा क्वेश्चन है उससे कम लगाने में समय लगेगा, लिखने में जितना लगा। कहा राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। किसकी उम्र 5 वर्ष अधिक है? राम की उम्र। राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है, तो मान लेते हैं, माना श्याम की उम्र, श्याम की उम्र बराबर कितनी दोस्तों हो गई? x। श्याम की उम्र कितनी होगी? x हो गई। तो कहा राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है, तो यानी तो राम की कितनी हो जाएगी? राम की उम्र कितना हो जाएगा? x + 5 हो जाएगा। यही तो कहा था, जो राम की उम्र थी श्याम की उम्र से 5 वर्ष अधिक थी, श्याम की x वर्ष थी, तो राम की कितनी हो जाएगी? x + 5 वर्ष हो गया। देखिए, ठीक है। और आपसे कहा राम की वर्तमान उम्र कितनी? 28 वर्ष दे रखी, तो राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष दे रखी, और यहाँ राम की कितनी उम्र है? x + 5 है, तो राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष दे रखी, यानी कितना होगा? 28 बराबर कितना होगा? x + 5 हो गया। यही तो राम की उम्र आपको दे रखी, राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष दे रखी, और यही तो राम की वर्तमान उम्र ही तो है 28 बराबर कितना? x + 5। यहाँ से x की वैल्यू देखिए, एक घात का समीकरण बन गया, रेखीय समीकरण हो गया, x की वैल्यू निकाल लीजिए। अब सब इसको क्या उठा लिया, अचर राशि है, तो 28 - 5 कितना हो जाएगा? x। देखिए तो कितना हो जाएगा? 23x, यानी कि x बराबर कितना? 23 हो गया। आपसे पूछा था तो श्याम की वर्तमान उम्र क्या थी? अतः श्याम की वर्तमान उम्र कितनी हो गई दोस्तों? कितना? 23 आया। श्याम की वर्तमान उम्र कितनी? x थी, यानी कितना? 23 वर्ष हो गया। ऐसा प्रश्न 1 नंबर में आएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे, जो आपका 2 नंबर में आते हैं। यहां से प्रश्न 2 नंबर में पूछे जाएंगे। हर प्रश्न अगले टाइप का, हर टाइप पे कराएंगे, इससे संबंधित आप प्रैक्टिस जरूर दोस्तों कर लीजिए। प्रश्न संख्या 6 देखिए, आपसे कहा है रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना है। 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु, 5 वर्ष पहले रमेश की आयु, 5 वर्ष पहले रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 5
पुत्र की आयु से 9 गुना थी, 9 गुना थी। तो आपसे कह रहा है तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी है? तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी है? हाँ, कितनी है? रमेश की वर्तमान आयु दोस्तों कितनी है? ये आपसे प्रश्न कहा दोस्तों, कहा है रमेश की आयु, नीचे रफ करें दोस्तों। देखिए बढ़िया प्रश्न ये भी है। ऐसे प्रश्न दोस्तों 2 नंबर में आ जाते हैं। रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना है, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 9 गुना थी, तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी है? तो आपसे कहा रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना, यानी किसकी आयु से 4 गुना है? पुत्र की आयु से रमेश की आयु 4 गुना। तो दोस्तों हम क्या मान लें? पुत्र की आयु बराबर कितना? x। माना पुत्र की आयु, अब पुत्र की जगह पर रोहन, सोहन, मोहन कुछ भी दे सकता ना। पुत्र की आयु जैसे लगा रहे हैं दोस्तों ऐसे लगाएगा तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, 2 में 2 नंबर मिलेंगे। माना पुत्र की आयु बराबर दोस्तों कितनी हो गई? x वर्ष। माना पुत्र की आयु बराबर दोस्तों कितनी? x वर्ष हो गई। तो रमेश की आयु कितनी हो जाएगी? रमेश की आयु दोस्तों, तो रमेश की आयु दोस्तों कितनी हो जाएगी? कितनी? 4 गुना कहा था, यानी कि 4 और ये x हो गया। कितनी बात क्लियर? रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना है, 4 गुना है ना। तो रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना है, तो पुत्र की आयु यदि x है तो रमेश की आयु कितनी हो जाएगी? 4x हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी दोस्तों? बात क्लियर होगी। फिर आपसे कहा है 5 वर्ष पहले रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 9 गुना थी। तो पहले 5 वर्ष पहले देखिए पुत्र की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष पहले, यानी कि यदि इस समय x है तो 5 वर्ष पहले कितनी हो? x - 5। कैसे? जैसे हम मान लेते हैं इस समय यदि आपकी उम्र 25 वर्ष है, इस समय आपकी उम्र 25 वर्ष, 5 वर्ष पहले कितनी होगी? 25 - 5 यानी कि 20 साल बताओगे ना। तो क्या करेंगे? यानी इस समय इसकी उम्र x है तो 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? x - 5। इस समय इसकी उम्र 4x है तो 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगा? 4x - 5। तो लिख लीजिए 5 वर्ष पहले, पांच वर्ष पहले कहा ना, अब पहले पुत्र की आयु, पांच वर्ष पहले पुत्र की आयु दोस्तों कितना? x और -5 हो गया, x - 5 हो गया, ठीक है। अब फिर क्या रमेश, तो 5 वर्ष पहले रमेश की आयु, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 4x थी और इसमें -5 कर दीजिए, तो 5 वर्ष पहले आ गया। 5 वर्ष पहले आ गया कि नहीं आ गया? अब कहा है, अब इसको आप प्रश्नानुसार देखिए क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार बस थोड़ा सा बचा, 2 नंबर पूरे दिलाया गया क्वेश्चन। ये प्रश्नानुसार देखिए क्या कहा, ध्यान से समझिए। प्रश्नानुसार आपका 5 वर्ष पहले रमेश की आयु अपने पुत्र, यहां रमेश की आयु कर लीजिए, की आयु, तो 5 वर्ष पहले रमेश की आयु कितनी थी दोस्तों? थी 4x - 5, यही तो थी। और अपने पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु दोस्तों कितनी? x - 5। बस यहाँ ऐसे बनाए लिख लिया करिए। आपसे कहा 5 वर्ष पहले रमेश की आयु, तो 4x - 5 है, और अपने पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु x - 5 की आयु, अपने 5 वर्ष पहले रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 9 गुनी थी। तो अपने पुत्र की आयु से किसकी 9 गुनी थी? रमेश की आयु। ये रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु, और इससे कि ये 9 गुना है। तो यदि हम इक्वेशन बीच में बराबर लगाना चाहते हैं तो इसको हम क्या कर दें? 9 से मल्टीप्लाई कर दें। अभी जैसे क्वेश्चन पहले कराए थे सेम ऐसे कहा 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु, तो रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 9 गुना है। तो दोस्तों 9 गुना कौन है? ये 9 गुना है। और यदि हम दोनों इक्वेशनों को बराबर करना चाहते हैं तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दें। आप समझ पाए? जैसे हम कह दें ये हमारा 5 है और ये हमारा 45 है, तो यदि हम इसको बराबर करना चाहते हैं तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें? 9 से ही तो करेंगे। 9 × 5 = 45 हो जाता है, तभी तो बराबर आएगा। इसको बराबर करना चाहते दोस्तों, तो वही चीज हमने की। मेन चीज है यदि ये बन गया तो आपका क्वेश्चन हो गया, और यदि ये नहीं बना पाए तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इसको बनाना बहुत जरूरी, इसलिए इस बात पे बार बार फोकस कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई करना किधर है।
क्योंकि यहाँ बराबर का चिन्ह लगाना होता है, अधिक तो ये है लेकिन बराबर का चिन्ह लगाना इससे 9 गुना है, लेकिन बराबर का चिन्ह लगाना इसलिए इसको इससे 9 से मल्टीप्लाई करें। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बस। देखिए ए भी एक्स की पावर 1, ए भी एक्स की पावर 1, देखिए रेखीय समीकरण है कि नहीं, इसको सॉल्व करिए फटाक से। तो देखिए 4x ऐसे रहेगा, -5 हो गया। अब इन 9 की मल्टीप्लाई इससे कर लीजिए, तो 9 इंटू एक्स 9x हो गया। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों प्लस होता है या माइनस, तो प्लस और माइनस दोस्तों क्या होता है, माइनस, और 9 बचे 45, 45 हो गया दोस्तों। अब आपको पता है नंबर को नंबर साइड में और जो चर राशियाँ होती हैं उनको साथ अपने साइड में। तो यहाँ देखिए कितना है, ध्यान समझिए, ये कितना है 4x है, यहाँ 9x है। तो 9x को यहाँ रखिए, इसको उधर उठा के ले चले जाइए, तो उसको उधर इसको उधर ले जाइए और 45 को उधर उठा लाइए। तो 45 को दोस्तों इधर लाएंगे, सबसे बड़े इधर माइनस का है, बराबर की इधर लाएंगे तो प्लस का 45 हो जाएगा। इस 45 को इधर बराबर के लाएंगे तो प्लस का 45 हो गया, और ये माइनस का 5 तो बराबर में था इधर, बराबर देखिए 9x अपने स्थान पे है, इसको उठा के भैया उधर ले जाएंगे तो इधर प्लस का था, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 4x हो गया। यहां तक समस्या। अब देखिए 45 में से 5 जाएगा दोस्तों 40 बचेगा, और यहां 9x में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा, 5x बचेगा। और आपको पता जो चीज गुणे में होती है वो कहाँ जाती है, इसके लिए 11 साल पहले दोस्तों, जो चीज गुणे में होती है वो बटे में जाती है। तो x के गुणे में 5 है भाई, जब कोई चिन्ह नहीं होता है दो नंबर और चर के बीच में तो वहाँ मल्टीप्लाई माना जाता है। तो x गुणे में 5 है, तो x बराबर जो चीज गुणे में वो बटे में, तो 40 बटे कितना हो गया 5। काट लीजिए इसको फटाफट, 5 एकम 5 और 5 40 हो गया, यानी कि x बराबर कितना हो गया हमारा 8 वर्ष। x बराबर कितना है 8 वर्ष आया, x बराबर 8 आया। तो आपसे पूछा था रमेश की वर्तमान, तो रमेश की वर्तमान आयु कितना छूट गया था, रमेश की वर्तमान आयु, तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी दोस्तों 4x है, ये 4x लिखा है, रमेश की वर्तमान आयु 4x वर्ष है। तो लिखोगे अतः रमेश की वर्तमान आयु बराबर, वर्तमान पूछा ना, तो वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 4x, यानी कि 4 इंटू एक्स कितना 8, तो 4 8 32 वर्ष हो गई। 4 8 कितना हो गया 32 वर्ष। किसकी उम्र आ गई है कि रमेश की आयु 32 वर्ष आ गई। ये जो वर्तमान आयु आती है यहाँ पे, जो वर्तमान आयु थी, ठीक है, हो गया कि नहीं। कितना आसान क्वेश्चन, 2 नंबर दे के जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो आप इसको नोट करिए, तब तक अगला क्वेश्चन हम नोट कर रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आयु पे ही है, अनुपात वाले क्वेश्चन करा दे रहे, यहां से भी पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि आप पिछले साल के प्रीवियस पेपर देख चुके कैसे पेपर आते हैं। तो देखिए अनुपात वाले भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए आपसे कहा है मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात दोस्तों का अनुपात आपसे कहा 3 अनुपात, क्रमशः 3:4 है, क्रमशः 3:4 है, क्रमशः 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष पूर्व, यानी कि पूर्व का मतलब दोस्तों 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात दोस्तों है क्रमशः 4:7 है, 4:7 था। तो आपसे पूछ रहा है 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। आपसे कहा 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी, आयु कितनी, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। देखिए कितनी होगी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों लेके आए हैं आपके पास। क्या बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से समझिए, आपसे कहा है मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात है 3:4। कितना दोस्तों 3:4, तथा 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात दोस्तों था
4:7 था, तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी है? तो देखो बेटा भैया, जो अनुपात होता है वो एग्जैक्ट मान नहीं होता है, वो सिर्फ उसमें संबंध बताता है। एग्जैक्ट मान निकालने के लिए उसके मासा से उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि x लगा देंगे, यहाँ x चिपका देंगे तो एग्जैक्ट मान हो जाएगा। x की वैल्यू निकाल के उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, एग्जैक्ट मान आ जाएगा। कैसे देखिए, मीरा की मान लेते हैं। देखिए मीरा की लिखोगे माना, मीरा की वर्तमान आयु, मीरा की वर्तमान आयु बराबर, माना मीरा की वर्तमान आयु बराबर, देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 का, और 3 में x चिपका दीजिए तो 3x हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, वो एग्जैक्ट वैल्यू होती है। अनुपात कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकता, सिर्फ उनके में संबंध बताता है। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए उसके मासा से उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही यानी मासा क्या, इसका x मासा मान लेते हैं दोनों का। और इसी प्रकार क्या हो जाएगी हमारी, देखिए प्रिया, प्रिया की वर्तमान आयु, प्रिया की वर्तमान आयु, तो देखिए दोस्तों प्रिया की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 4 है तो 4x हो जाएगा। फिर आपसे कहा 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात के अनुसार 4:7 है, तो 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु निकाल दो। पूर्व का कहने का मतलब दोस्तों होता है पूर्व का कि पहले, तो लिखोगे 10 वर्ष पहले मीरा की आयु, मीरा की की आयु, तो 10 वर्ष पहले दोस्तों मीरा की आयु कितनी हो जाएगी, 3x थी, और इसमें 10 घटा दें तभी तो 10 वर्ष पहले आएगा। जैसे आज 50 साल के, तो 10 साल पहले कितने हो गए, 50 - 10 यानी कि 40 साल के हो गए। अब इसी प्रकार क्या, प्रिया की 10 वर्ष पहले, ये सब भैया 2-2 नंबर क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिया की आयु तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, देखिए कितना हो जाएगा, 4x - 10 हो गया, 4x - 10 हो गया। आपसे कहा है 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना, 4:7 है, 4:7 है, यानी कितना हो जाएगा प्रश्नानुसार। देखिए बस थोड़ा सा बचा है, 2 नंबर लेके जाइए फटाक से। प्रश्नानुसार बैक तो आपको अब नजर नहीं आएगी, बैक तो लगनी ही नहीं लगनी, 100% आप लोगों का बैक क्लियर है यदि आप ईमानदारी के साथ सीखते रहेंगे, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहेंगे दोस्तों। तो 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात, यानी कि मीरा की आयु कितनी दोस्तों है, कितनी, 10x - 10 है कि नहीं, तो कितना 10x हो गया -10, और बटे कितना 4x - 10 बराबर अनुपात दे रखा। अनुपात क्या होता है, 4/7 हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए और फटाफट आंसर निकाल लीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, आपको तो आता है, वही जो कैंची गुणा कहते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई 7 से हो जाएगी, यानी कि 7 क्रॉस में इसको ऐसे से करेंगे तो 7 कितना 3x - 10 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई दोस्तों 4 से करेंगे तो 4 होगा, ब्रैकेट में कितना 4x - 10 हो गया। फटाफट मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 7 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 7 × 21 x, और ये यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस दोस्तों माइनस हो गया, 7 दहम 70 हो गया, बराबर इसकी मल्टीप्लाई करें, 4 × 16x हो गया, और इसकी करेंगे प्लस माइनस माइनस, और 4 दहम 40। इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए देखिए फटाफट देखते हैं। अब ये देखिए 21x इधर है, x वालों को x के साथ और बाकी नंबर वालों के साथ, तो 21x दोस्तों ये हो गया देखिए, और ये 16x को इधर लाओगे तो प्लस का है यहाँ पे, इधर माइनस का हो जाएगा 16x, बराबर देखिए माइनस का 40 तो ऐसे ही रहा, या देखिए इधर ये कितना 21x हो गया, और इधर का 16x था, अब माइनस का 70 को उधर ले जाएंगे तो दोस्तों प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का 40 तो यहाँ था ही, ठीक है। अब बता लीजिए 21x में से 16x जाएगा, 5x बचेगा दोस्तों, ये तो घटाना तो आपको आता है, और 70 में से 40 जाएगा 30 बचेगा, अब इधर कर दे रहे हैं, ठीक है। अब जो चीज गुणे में होती है वो बटे में जाती है, इतनी देर से बता रहे हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 30, और गुणे में क्या है दोस्तों 5, ये बटे में चला जाएगा, तो कितना 5 × 1 = 5 और 5 × 6 = 30, यानी x बराबर कितना आ गया 6 आ गया। किसकी उम्र पूछा था आपसे, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी, तो ध्यान से देखिए भैया, इसको भी मतलब ध्यान से समझिए, 5 वर्ष बाद पूछा है, तो आपको पता क्या है, मीरा की वर्तमान आयु पता नहीं कि आज की पता, आज से 5 वर्ष कितनी होगी, तो देखिए पहले मीरा की 5 वर्ष बाद आयु, 5 वर्ष बाद आयु,
मीरा की 5 वर्ष बाद क्या कितना हो जाएगा, मीरा की 5 वर्ष बाद आयु दोस्तों कितना, इस समय ये तो वर्तमान आयु यानी कि इस समय की, यानी कि 3x थी इस समय, और 5 वर्ष बाद क्या रहा तो कितना हो जाएगा 5 ऐड हो जाएगा इसमें। भाई 3x तो इस समय, जैसे हम कहें इस समय आप 30 साल के हैं, इस समय आप 30 साल के, तो 5 वर्ष बाद कितने के होंगे 35 हो जाएंगे कि नहीं। तो इसलिए 3 इस समय वर्तमान में 3x था और 5 वर्ष बाद कितना 5 हो गए। तो यानी कि 3 इंटू एक्स दोस्तों कितना आपका है 6 आया, और प्लस 5 यानी कितना 3 गुणे 6, 3 18 हो गया, 3 18 हुआ देखिए, और प्लस 5 यानी कितना 18 5 कितना दोस्तों 23 वर्ष, 23 वर्ष आ गया। 23 वर्ष आया कि नहीं, ये बात समझ में आई कि नहीं, कितना 23 वर्ष आ गया, राइट। चलिए एक अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं, वो भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनुपात से ही संबंधित है। हमने हर टाइप का क्वेश्चन इसमें लिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, जितने टाइप के क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 7 में बन रहे थे रेखीय समीकरण, सब टाइप के हमने प्रश्न ले लिए, जिससे आपको लगाने में कोई दिक्कत ना हो। कैसा भी क्वेश्चन आए, वो आएगा तो निश्चित ही आएगा इस चैप्टर से। 2 नंबर तो निश्चित है, और 4 मिल जाए तो आपकी किस्मत जाने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। आपसे कहा 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात, 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात आपको दे रखा दोस्तों। आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है, 4:5 था, तथा 4:5 था, तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, इनकी ए तथा बी की आयु का अनुपात, इनकी आयु का अनुपात दोस्तों है 5:6, 5:6 है, 6 होगा। तो आपसे पूछा है तो बी की वर्तमान आयु होगी, तो बी की वर्तमान आयु होगी। जितने क्वेश्चन ये सब अलग अलग टाइप के लिए वर्तमान आयु होगी। इससे अधिक आयु पे इससे बड़े क्वेश्चन या इससे कठिन क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। जैसे पूछे जाने की जैसी संभावना थी हमने आपको करवा दिया। बस आप इतने टाइप के क्वेश्चनों की तैयारी कर लीजिए, बस कैसा भी क्वेश्चन मिलेगा इसी टाइप से आएगा, 100% आपका लग जाएगा दोस्तों, यदि ईमानदारी के साथ आपने पढ़ा होगा तो। का 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है, ठीक है, तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना 5:6। समझ पाए कि नहीं। तो 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु देर का, तो इनके मात्रा से फटाफट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 वर्ष पूर्व मान लेते हैं, 7 वर्ष पूर्व इनकी आयु मान लीजिए, 7 वर्ष पूर्व ए की आयु या इनकी सबकी वजह यदि हम वर्तमान आयु मान लें, यदि वर्तमान आयु x है तो 7 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी। यदि इनकी वर्तमान आयु x है तो 7 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी 7x हो जाएगी कि नहीं। बाई चांस हम मानते, हमने कहा यदि इनकी हम वर्तमान आयु कितनी मानते हैं x, तो 7 वर्ष पूर्व तो x में 7 हो जाता है। लेकिन यदि हम इन्हीं की क्या 7 वर्ष पूर्व ही मान लेते हैं, a की आयु बराबर दोस्तों कितने 7 वर्ष पूर्व a की आयु कितने हो जाएगा 7 वर्ष पूर्व दे रखी कितनी अनुपात दे रखा 4, तो यानी कि 4x हो गया। समझते रहिएगा, ठीक है। और क्या 7 फिर क्या है, हाँ, तो 7 वर्ष पूर्व b की आयु, तो b की आयु दिखाई पड़ा हमको, ब्लू वाला दिखाई नहीं पड़ा होगा ना। 7 वर्ष पूर्व b की आयु, तो देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6, तो लिखोगे 7 वर्ष बाद ए की आयु। ध्यान समझिए भैया, ऐसा क्वेश्चन बहुत घुमाऊ होता है, आप समझ नहीं पाते कह क्या रहा, ध्यान समझिए। और 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष बाद पूछा ना, 7 वर्ष बाद बी की आयु,
अब यहाँ से आ जाइए, आपसे कहा है यहाँ पे देखिए 7 वर्ष बाद पूछा, ये 7 वर्ष पूर्व एक ही आयु आपके पास 4x, ध्यान से समझिए 7 वर्ष पूर्व एक ही आयु दोस्तों हमारे पास 4x है। अच्छा तो 7 वर्ष पहले एक ही आयु 4x थी, तो यदि हम पूछे 7 वर्ष पहले तो 7 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी भाई? 7 वर्ष, जैसे आपसे पूछे 7 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी है 4x है, तो वर्तमान में इसकी आयु कितनी होगी दोस्तों? वर्तमान में मतलब इस समय, जैसे आपसे कहें 7 वर्ष पहले आपकी आयु 20 साल थी, तो वर्तमान में आपकी कितनी आयु होगी? 7 वर्ष पहले आपकी आयु 20 साल थी, तो वर्तमान में कितनी होगी? आप उसमें क्या करेंगे, 7 को ऐड ही तो करेंगे, तो यानी कितना हो जाएगा 20 + 7 27 हो जाएगी। इसी प्रकार हमारी 7 वर्ष पूर्व एक ही आयु 4x थी, और यानी कि वर्तमान में यानी कि कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। वर्तमान की आयु कितना होगा 4x + 7 आया। बात समझ पा रहे, वर्तमान की आयु कितना 4x + 7 आया कि नहीं? तो 7 वर्ष बाद पूछा, ये हमारी 7 वर्ष पूर्व एक ही आयु दोस्तों थी 4x, तो हमने कितना 4x पूछ लिया, 4x लिख लिया। निकले हमको चाहिए वर्तमान की आयु, जैसे हमने कहा था आपकी वर्तमान जो 7 वर्ष पहले आयु 20 साल थी, 7 वर्ष पहले 20 साल थी, तो अब इस समय आपकी आयु कितनी होगी जब पूछे, तो आप कितना कहेंगे सर पहले 20 साल थी, और अब यदि हम पूछ रहे हैं तो 7 साल हम बड़े होंगे ना, तो 20 में 7 जोड़ेंगे 27 हो गए। इसीलिए कहा है 7 वर्ष पूर्व एक किया कितना 4x से, तो वर्तमान की कितनी हो जाएगी 4x + 7 हो जाएगी। ध्यान समझिए, वर्तमान की आयु 4x + 7 हुई, और आपसे पूछा है वर्तमान की आयु कितना हुई 4x + 7 हुई। पूछा 7 वर्ष बाद, तो ये तो हमारी वर्तमान की आयु आएगी एक ही, और 7 वर्ष बाद पूछा है तो इसमें 7 ऐड कर दे। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, इसलिए हम बार बार समझा रहे हैं। ये हमारी थी 7 वर्ष पहले, तो वर्तमान की आयु निकालेंगे तो हमारी कितनी 7 ऐड होगी। ये हमारी जो लाइन की अंडरलाइन, ये 7 इस समय की वर्तमान की आयु, और 7 वर्ष बाद पूछा तो इसमें 7 और ऐड कर दिया। यानी कहने का मतलब एक ही जो हमारी आयु आएगी 4x प्लस का कितना 7 + 7 यानी कितना 14 हो जाएगा। 7 + 7 14, 14 कहाँ से आया सीख गए। इसी प्रकार इसमें भी कितना हो जाएगा 5x प्लस का 14 हो जाएगा। सेम है, मेन चीज यही को समझना था कि 14 आया कहां से। प्रश्नानुसार आपसे कहा क्या, बस हो गया क्वेश्चन। भैया सब लोग गड़बड़ी यहीं पे करते हैं, 14 की जगह पे 7 ही जोड़ देते हैं, वही गड़बड़ हो जाता है। तो देखिए प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना 5:6 है, तो ये देखा इनका अनुपात निकाल लीजिए, जो रेशियो अनुपात ही होता है 14x प्लस का 14 और बटे कितना हो जाएगा 5x प्लस का कितना होगा 4x बराबर 4x प्लस 14 हो गया, 4x प्लस 14 हो गया, और 5x प्लस का 14 हो गया, बराबर कितना आपको दे रखा 5:6 दे रखा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऐसे ऐसे जैसे अभी किया था इसके पहले। तो 6 हो गया, 4x हो गया जाके प्लस का 14 हो गया, बराबर ये 5 हो गया, और इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो कितना 5x हो गया और प्लस का कितना 14 हो गया। ठीक है, 4 देखिए 6 ब्रैकेट में 4x प्लस का 14 और फिर कितना 5 ब्रैकेट में 5x प्लस 14, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 6 चौक 24 x प्लस 6, देखो 6 चौक 24 x हो गया, और 14 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 14 छक्का 84 होता, 14 छक्का 84 होता कि नहीं, बराबर देखिए इसकी मल्टीप्लाई 25x हो गया दोस्तों। अब इसकी मल्टीप्लाई तो 14 पंचे कितना होता 70 होता, 14 पंचे 70 होता कि नहीं। देखिए 25x हो गया, 14 पंचे 70x हो गया, तो सॉल्व कर लीजिए। तो देखो इधर 25x है, इधर 4x को 24x को उधर उठा के ले जाए, मतलब समान x वाले को x के साथ, नंबर को नंबर के साथ, तो 84x अपने स्थान पे रहा। इसको 70 वाले को उधर उठा के लाएंगे तो माइनस का कितना होगा 70 हो गया, बराबर 25x अपने स्थान पे है, इसको उधर ले जाएंगे बराबर के उधर, तो माइनस का 24x हो जाएगा। कितना बचा जाके 84 में से 70 जाएगा, 14 बचेगा दोस्तों। 14 बराबर कितना 25x में से 24x जाएगा दोस्तों, तो कितना खाली x ही बचेगा, यानी कि x वाला कितना आ गया दोस्तों हमारा, इधर लिख के दे रहे हैं x वाला कितना है हमारा 14, x वाला कितना आएगा दोस्तों हमारा 14 आया जाके यहाँ से। ठीक है, और आपसे पूछा था तो b की वर्तमान आयु बताइए, तो b की वर्तमान आयु ये कितनी है, तो लिखिए b की वर्तमान आयु, अतः b की वर्तमान मतलब इस समय वर्तमान आयु बराबर दोस्तों b की वर्तमान आयु बराबर देखिए कितना हो जाएगा, ये 7 वर्ष पूर्व है
ये बी की 7 वर्ष पूर्व थी, तो वर्तमान कितनी हो जाएगी, अभी तो बताया था 5x हो जाएगी, 5x थी 7 वर्ष पूर्व, और वर्तमान कितना 7 हो जाएगा। समझ गया ना। ये 7 वर्ष पूर्व बी की आयु दे रखा है और हमको वर्तमान की आयु चाहिए थी, तो 7 वर्ष पूर्व 5x थी, वर्तमान में कितना 7 जोड़ देंगे। जैसे हमने कहा था 7 वर्ष पहले आपकी 20 वर्ष थी, तो इस समय कितनी होगी, तो 20 में प्लस 7 जोड़ेंगे तभी 27 होगा ना। इसलिए कहा 7 वर्ष पहले 5x थी, तो वर्तमान की पूछा तो 7 जोड़ दिया, और x की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। तो 5 इंटू कितना हो जाएगा 14, 14 पंचे 70 प्लस 7, 14 पंचे 70 हो गया प्लस 7 यानी कितना होगा 77 वर्ष हो गया। 5 वर्ष पहले कितनी आयु होगी बी की आयु 77 वर्ष होगी दोस्तों। तो आज का जो चैप्टर नंबर 7 था वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से 2 नंबर का पूछा जाना ही निश्चित है। और आयु से प्रश्न दोस्तों बहुत बनता प्रश्न है, आयु से तो बनना निश्चित ही प्रश्न है, आएगा ही आएगा दोस्तों। इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, कहीं पे कोई भी डाउट हुआ है यदि आयु में, मुझे तो नहीं लगता होना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि आपको कोई समस्या है तो कमेंट करके दोस्तों बताइए, ठीक है। आपकी समस्या को दूर करने का आपका भाई पूरा दोस्तों प्रयास करेगा, ठीक है। तो आज का सेशन, आज की क्लास दोस्तों आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट करके दोस्तों जरूर बताएं, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।